वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। स्कॉर्पियन क्रिटिक प्रेजेंट करते हैं नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। कहानी की शुरुआत में हमें शेरिफ बेल का एक वॉइस ओवर सुनाई पड़ता है, जिसमें वो हमें बदलते हुए समय के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जब मेरे पिताजी पुलिस में थे तो वो कभी भी बंदूक लेकर नहीं चला करते थे, क्योंकि उस समय के लोग बहुत ही शरीफ हुआ करते थे और क्राइम इतने बड़े लेवल्स पर नहीं होते थे। तभी वो बताते हैं कि आज एक लड़के को इलेक्ट्रिक चेयर पर मारने की सज़ा मिली थी, क्योंकि उसने एक लड़की का रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मेरा ऐसा करने का मन किया तो मैंने कर दिया, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो ये मैं दोबारा करूँगा। दरअसल इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक टाइम था जब कभी भी क्राइम्स इतने बड़े लेवल पर नहीं होते थे, और उस समय के क्रिमिनलों के पास किसी भी क्राइम को करने की एक ठोस वजह होती थी। लेकिन आजकल के क्रिमिनल्स किसी भी क्राइम को यूं ही शौकिया तौर पर कर डालते हैं, उनको किसी भी ठोस वजह की ज़रूरत नहीं होती। अब आगे फिल्म में एंटोन चिगुर को दिखाया जाता है, जो कि एक साइकोपैथ होने के साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी होता है, और अब उसे एक पुलिस वाला पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है। लेकिन वो वहाँ उस पुलिस वाले को बड़ी ही होशियारी के साथ मारकर उसकी गाड़ी और एक ऑक्सीजन टैंक, जो कि एक तरह की गन भी होती है, उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। और अब वो आगे जाकर एक गैस स्टेशन पर रुकता है, जहाँ गैस स्टेशन का ओनर चिगुर के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। लेकिन चिगुर को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने का फैसला कर लेता है। लेकिन वो उसे मारने से पहले कॉइन को फ्लिप करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता और अपने ज़्यादातर फैसले को कॉइन को फ्लिप करके ही लेता है। इसके बाद चिगुर कॉइन को फ्लिप करता है और गैस ओनर से बोलता है हेड्स या टेल। गैस ओनर बोलता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। वो कहता है कि इसके बदले तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी मिलेगी, और वो बुजुर्ग बोलता है हेड्स, और हेड्स आ जाता है, जिसके कारण वो गैस ओनर की ज़िंदगी को बख्श देता है। वहीं फिल्म के दूसरे हिस्से में हमें लेवलिन मोस को दिखाया जाता है, जो कि हिरणों का शिकार कर रहा होता है, और तभी उसकी नज़र दूर खुले मैदान पर पड़ती है, जहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और बहुत से लोग मरे पड़े होते हैं। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि यहाँ पे कोई ड्रग्स की डीलिंग चल रही थी और दो पार्टियाँ आमने सामने आई और किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो गया हो और उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को गोलियाँ मार दी हो। तभी लेवलिन की नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से जख्मी होता है, और वो उससे पानी मांगता है। लेकिन लेवलिन कहता है कि मेरे पास कोई पानी नहीं है। तभी लेवलिन की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है, जहाँ पर एक आदमी मरा पड़ा होता है। उसके पास एक काले रंग का सूटकेस भी होता है, जिसके अंदर $2 मिलियन होते हैं। लेवलिन अभी सूटकेस को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी कार्ला जीन को बताता है कि इसके अंदर $2 मिलियन है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि ये पैसा उसे कहाँ से मिला। इसके बाद ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। तभी लेवलिन को उस आदमी की याद आती है जो उसे पानी मांग रहा था, और वो पानी का कैन लेकर उसी जगह पर वापस लौट जाता है जहाँ उसे वो मैक्सिकन आदमी मिला था। लेकिन अब वो मर चुका होता है, और तभी उस अंधेरे में दो लोग दिखाई देते हैं, और वो लेवलिन की गाड़ी को पंचर कर देते हैं और लेवलिन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेवलिन अपनी कार छोड़कर वहां से भागना शुरू कर देता है और अपनी जान बचाने के चक्कर में एक नदी में छलांग लगा देता है, और उसे गोली भी लग जाती है, लेकिन वो नदी पार करने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी कार्ला जीन उसे देखकर बुरी तरह से घबरा जाती है। वो बोलती है कि ये क्या हो गया। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास चली जाओ। उसकी बीवी बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेवलिन बोलता है कि मैंने अपनी गाड़ी उसी जगह पर छोड़ दी है जहां मुझे ये पैसे मिले थे, और वो अब कभी भी हमारे पास तक पहुंच सकते हैं। इस बात पर उसकी पत्नी पूछती है कि हमें ऐसे कब तक छुप कर रहना पड़ेगा। लेवलिन कहता है कि $2 मिलियन की बात है, वो हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, और अब जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए तुम अपनी माँ के साथ ही रहोगी। इसके बाद ये जो ड्रग्स डीलिंग्स वाली पार्टी होती है, जिसके ये $2 मिलियन होते हैं, वो चिगर को हायर करते हैं अपना पैसा रिकवर करने के लिए। और ये लोग चिगर को ये भी बताते हैं कि उस बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस है, और उस बैग के नज़दीक होने पर ये रिमोट हमें सिग्नल देना शुरू कर देगा। अब चिगर, जो कि एक साइकोपैथ होता है, वो पैसों के लालच में इन दोनों को गोली मार देता है और उस पैसे को अपने पास ही रखने की सोचता है। चिगर को लेवलिन का एड्रेस उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट से मिल जाता है, और वो अब सीधे लेवलिन के घर पहुंचता है। लेकिन उसे लेवलिन वहां नहीं मिलता। लेवलिन वहां से पहले ही निकल गया होता है, और अब लेवलिन एक सस्ते से होटल में जाकर रुकता है और वहां अपने कमरे के एसी के डक्ट में उस पैसों से भरे बैग को छुपा देता है, और उसके बाद वो यहाँ से निकलकर अपने लिए कुछ हथियार भी खरीदता है। इसके बाद जब वो अपने होटल वापस आता है तो वो देखता है कि वैसी ही गाड़ी जो उसका पीछा कर रही थी उसके होटल के सामने खड़ी होती है। उसे लगता है कि वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसीलिए वो यहाँ बिना रुके दूसरे होटल में चला जाता है। और अगले दिन जब वो दोबारा अपने पुराने होटल में आता है तो अपने पुराने कमरे के बगल का एक और कमरा लेता है
और ये कमरा ऐसा होता है जिसका एसी का डक्ट इसके पहले के एसी के कमरे के साथ जुड़ा होता है। और अब लेवलिन दूसरे कमरे से अपना पैसा निकालना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चिगुर का रिमोट भी उसे सिग्नल देना शुरू कर देता है और वो सीधे लेवलिन के होटल के अंदर पहुंच जाता है और उसके पहले वाले कमरे के अंदर घुस जाता है, जहां उसे 3 मैक्सिकन दिखते हैं। वो उन तीनों मैक्सिकनों को गोली मार देता है और अब बंदूकों की आवाज़ सुनने के कारण लेवलिन, जो कि बगल के कमरे में ही होता है, चौकन्ना हो जाता है और फटाफट सारे पैसे निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। और इतने में चिगर उन 3 लोगों को मार देता है। इसके बाद उसकी नज़र एसी के डक्ट पर पड़ती है। जब वो वहाँ पर खड़ा होकर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि किसी ने पैसों से भरा बैग दूसरी तरफ से निकाल लिया है। इसके बाद लेवलिन वहाँ से निकलकर यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर के पास एक होटल में कमरा लेता है और वहाँ के मैनेजर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है और कहता है कि अगर यहाँ कोई कमरा लेने आए या कुछ पूछने आए तो मुझे फ़ोन कर देना। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर चिगुर को कैसे पता चला कि इस होटल में मैं था। तब वो उठकर उस सूटकेस को चेक करता है। तभी नोटों के बीच में उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस दिखता है और ये देखकर अब वो सब कुछ समझ जाता है कि चिगुर आखिर उस तक कैसे पहुंचा। तभी उसे अपने कमरे के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो अपनी गन निकालकर चौकन्ना हो जाता है और इसके बाद चिगुर बाहर से ही उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसके जवाब में लेवलिन भी गोलियां चलाता है और खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है, लेकिन तब तक उसे एक गोली लग चुकी थी और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता और भागकर दीवार के पीछे छुप जाता है और अब लेवलिन भी चिगुर पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और एक गोली चिगुर के पैर में लग जाती है। अब चिगुर भी बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। इसके बाद लेवलिन भी वहाँ से भागकर मैक्सिको पहुँच जाता है और एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाता है। इधर चिगुर को भी गोली लगी होती है और वो अपना इलाज खुद ही करता है। और वहीं दूसरी तरफ अब एक आदमी लेवलिन से मिलने के लिए आता है और उससे पैसों के बारे में बात करता है और उसकी मदद के लिए पेशकश भी रखता है। दरअसल इस आदमी को उस इंसान ने भेजा होता है जिसका ये पैसा होता है और उसी ने पैसे के लिए चिगुर को भी हायर किया होता है, लेकिन उसके सनकीपन की वजह से अब उसे उस पर कोई विश्वास नहीं होता, इसलिए वो लेवलिन के पास इस आदमी को भेजता है। अब वो आदमी चिगुर से कहता है कि तुम मुझे पैसे के बारे में बता दो और उसके बदले में मैं तुम्हारी चिगुर से जान बचवा दूंगा, लेकिन लेवलिन उसकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो आदमी लेवलिन को अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर मदद चाहिए हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना। इसके बाद वो आदमी जैसे ही अपने होटल पहुँचता है तो चिगुर वहाँ पर पहले से ही पहुँच जाता है और उस आदमी को गोली मार देता है, क्योंकि अब वो सारा पैसा किसी को नहीं देना चाहता और लेवलिन को मारकर वो सारा पैसा अपने पास ही रखना चाहता है। इसके बाद वहाँ पर एक फ़ोन आता है। चिगुर उस फ़ोन को उठाता है और दूसरी तरफ लेवलिन होता है। दोनों समझ जाते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। चिगुर उससे कहता है कि मुझे सारा पैसा वापस कर दो और इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा और अगर तुम मुझे पैसा वापस नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी कार्ला जीन को भी मार दूंगा। लेवलिन इस बात को हल्के में लेता है और कहता है कि इससे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा और ये कह के फ़ोन काट देता है। इसके कुछ टाइम बाद लेवलिन अमेरिका वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को फ़ोन करके कहता है कि तुम मुझसे कल आकर मिलो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हें प्लेन में बिठाकर कहीं बाहर भेज दूंगा। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर लेवलिन कहता है कि नहीं, हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसा यहाँ नहीं होगा तो वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसकी पत्नी मान जाती है और कहती है कि मैं तुमसे कल आकर मिलूंगी। और अब अगले दिन जब लेवलिन की पत्नी अपनी माँ के साथ लेवलिन से मिलने के लिए आ रही होती है, तब एक मैक्सिकन आदमी लेवलिन की वाइफ की मदद करने के लिए उसके पास आता है और बातों ही बातों में उससे लेवलिन का पता पूछ लेता है। दरअसल वो मैक्सिकन ग्रुप जिनका ये पैसा होता है वो काफ़ी समय से लेवलिन की पत्नी पर भी नज़र रखे होते हैं और अब इस ग्रुप को पता चल चुका है कि लेवलिन कहाँ है और अब ये लोग चिगुर से पहले लेवलिन के पास पहुंच जाते हैं और उसे मार देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जल्दबाजी के चक्कर में इन लोगों को पैसा नहीं मिलता। शाम को कार्ला जीन जब वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसके पति को मार दिया गया है। वो ये सब देखकर बहुत अंदर से टूट जाती है और बहुत रोती है। और अब उसी रात को शेरिफ बेल उस रूम में जाते हैं जहाँ पर लेवलिन को मारा होता है। वो देखते हैं कि उसका दरवाज़ा उसी तरह से गन से शॉट करके खोला गया है जिस तरह से चिगुर खोलता था। उसे शक होता है कि चिगुर अंदर ही है और वो अंदर जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। वहाँ पर एसी की डक की ग्रिल और उसके कुछ पेच निकले होते हैं और वहाँ पर चिगुर का सिक्का भी होता है, जिसका मतलब ये होता है कि चिगुर वहाँ से पैसे लेकर जा चुका है, क्योंकि उसे पता होता है कि लेवलिन पैसे हमेशा एसी के डक्ट में ही छुपाता था। अब इसके कुछ दिनों के बाद चिगुर लेवलिन की पत्नी कार्ला जीन के घर पहुंच जाता है, जहां उसकी पत्नी उसे देखकर बुरी तरह से घबरा जाती है और वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे। इसके साथ साथ वो इसे ये भी बताती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी की हालत देखकर भी चिगुर को कार्ला जीन पर कोई तरस नहीं आता। कार्ला जीन कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
चिगुर कहता है कि मैंने तुम्हारे पति से वादा किया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन इसके बाद कार्ला जीन फिर कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद चिगुर अपना कॉइन फ्लिप करता है और कहता है कि मांगो हेड्स या टेल, लेकिन उसकी पत्नी मना कर देती है। वो कहती है कि ये सिक्का मेरी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता, इसका फैसला तुम करोगे क्योंकि तुम्हारे हाथ में गन है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि चिगुर घर के बाहर निकलता है और अपने जूतों को चेक कर रहा होता है जिस पर खून लगा होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसने कार्ला जीन को मार दिया होता है। इसके बाद वो जैसे ही अपनी कार को लेके थोड़ा सा आगे निकलता है, एक दूसरी कार आके उसे जोरदार टक्कर मारती है जिसमें कि उसका हाथ टूट जाता है। वहाँ पर 2 बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं, उनमें से एक बच्चा उसे शर्ट देता है ताकि वो अपना हाथ कपड़े से बांध कर लटका सके, और बदले में वो उस बच्चे को $100 देता है। वो उस बच्चे को $100 इसलिए देता है कि अगर पुलिस वाले उससे कुछ पूछे तो वो उसके बारे में कुछ ना बताए। और यहाँ पर हमारी फिल्म ख़त्म हो जाती है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म का नाम नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन क्यों है। आज की दुनिया में नैतिकता खो रही है, सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है, और जो ओल्ड्स मैन है उनके लिए बदलता हुआ वक्त काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनके समय में कभी भी इतना वॉयलेंस, इतनी गुंडागर्दी नहीं थी जितनी कि आज के समय में है। और उन बूढ़े लोगों ने कभी भी इतना खून खराबा नहीं देखा होता। वो शरीफ, सच्चे और नेक दिल इंसान थे, और उनके लिए बदलता हुआ वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा है। इसलिए फिल्म का नाम है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।